वेलकम टू ऑल। मैं अंजलि आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ एक न्यू सेशन में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के नियम। आज हम व्यंजन संधि का चौथा नियम जो कि है अनुनासिक व्यंजन संधि, आज उसको समझेंगे। हम पहले 3 नियम पढ़ चुके हैं व्यंजन संधि के। वो 3 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम जो था जसत्व व्यंजन संधि, दूसरा नियम जो था चरत्व व्यंजन संधि, और कल की क्लास में जो हमने तीसरा नियम पढ़ा था वो कौन सा था? मूर्धन्य व्यंजन संधि। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चौथा नियम जो कि है अनुनासिक व्यंजन संधि, आज उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए अनुनासिक व्यंजन संधि के अनुनासिक व्यंजन संधि के नियम में भी टोटल कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। तो पहले नियम को समझते हैं, ये कौन सा है? अनुनासिक व्यंजन संधि में पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है कि मैं के बाद कैसे लेकर भय तक के वर्ण आ जाए। मैं के बाद कैसे लेकर भय तक के वर्ण आ जाए, किसको छोड़कर? पंचम वर्ण को छोड़कर। तो इस मैं का अनुस्वार हो जाता है या फिर क्या हो जाता है? पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, कि मैं के बाद कैसे लेकर भय तक के वर्ण आ जाए, तो इस मैं का या तो अनुस्वार हो जाएगा या फिर पंचम वर्ण। अब यहाँ पे आप पंचम वर्ण छोड़ के क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब इसका रूप परिवर्तन होगा तो वो पंचम वर्ण में भी हो रहा है, इसलिए पंचम वर्ण को छोड़कर। ठीक है, वापस बोलती हूँ कि मैं के बाद कैसे लेकर भय तक के वर्ण आ जाए, किसको छोड़कर? पंचम वर्ण को छोड़कर। तो मैं का अनुस्वार हो जाता है या फिर पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, अनुस्वार किसका होगा? इस मैं का होगा। पंचम वर्ण होता तो इसी मैं का है लेकिन अगले वर्ण का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इस नियम को अपन इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला जो आपको दे रखा है वो दे रखा है संकर। ठीक है, संकर दे रखा है। ठीक है, संकर में आपको क्या दिख रहा है? ये अनुस्वार दिख रहा है। अनुस्वार दिखने के कारण अपन को पता चल गया इसमें कौन सा है? अनुस्वार व्यंजन संधि। ठीक है, जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा सम धन में कर, सम धन में कर। ठीक है, इस मैं के बाद कैसे, अपर रूल है कि मैं के बाद कैसे लेकर भय तक के वर्ण आ जाए, तो इस मैं का अनुस्वार हो जाता है या फिर पंचम वर्ण होता है। ठीक है, अनुस्वार होगा तो क्या हो जाएगा? ये संकर हो जाएगा। ठीक है, और पंचम वर्ण होगा तो इसी मैं का लेकिन अगले वर्ण का। कै का पंचम वर्ण कौन सा है? देखिए, ये होते हैं ना, इसको अपन नग पढ़ते हैं, नग। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? इसको अपन नग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। तो संकर कैसे लिखेंगे? पंचम वर्ण लिखेंगे तो ये हो जाएगा संकर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? संकर। ठीक है, और इसी को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं, आपको पहले भी बताया था कि ऊपर वाला अधूरा होता है, नीचे वाला हमेशा पूरा होता है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि संकर को कैसे लिखा। देखिए, संकर में अपन को अनुस्वार दिखा, हमें क्या दिखा? अनुस्वार दिखा। तो ये अनुस्वार होने की वजह से अपन को क्या पता चला? इसमें कौन सी व्यंजन संधि है? अनुनासिक व्यंजन संधि है। ठीक है, उसके बाद संकर का जब संधि विच्छेद किया तो वो बना समधन में कर। अब मैं के बाद कैसे लेकर भय तक के वर्ण आ जाए, तो इस मैं का अनुस्वार हो जाता है, तो ये हो गया संकर। और अगर अनुस्वार होगा या फिर क्या होगा? पंचम वर्ण होगा। पंचम वर्ण होगा तो यही मैं तो गायब होगा तो इसी मैं का लेकिन अगले वर्ण का। कै का पंचम वर्ण कौन सा होता है? अंग होता है। ठीक है, तो और इस तरीके से अपन ने लिखा। ठीक है, तो ये था संकर। संकर यानी कि क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, अब जाते हम दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अपना संकल्प है। ठीक है, आप संकल्प कर लेते ना कि मैं ये करके ही रहूंगा, तो संकल्प। ठीक है, इरादा। संकल्प में आपको अनुस्वार दिख गया तो आपको पता चल गया कौन सा व्यंजन संधि है? अनुनासिक व्यंजन संधि है। जब संकल्प का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? सम धन में कल्प। ठीक है, सम धन में कल्प हो जाएगा। अब मैं के बाद कैसे लेकर भय तक का वर्ण आ जाएगा, तो इस मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा।
अनुस्वार होगा तो अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे। पंचम वर्ण होगा तो इसी में का, लेकिन अगले वर्ण का, अगले वर्ण का होगा तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है, संकल्प। और जब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, अधूरा होता है, नीचे वाला हमेशा पूरा होता है। तो संकल्प इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। संकल्प करने के बाद अब हम तीसरा एग्जाम्पल करेंगे जो कि है अलंकार। ठीक है, अलंकार को समझते हैं। अलंकार, अलंकार में आपको क्या दिखा, अलंकार, अलंकार में अपन को क्या दिखा, अनुस्वार दिखा। तो इसको अपन करेंगे जब इसका संधि विच्छेद जब हो जाएगा अलम धन में कार, अलम धन में कार हो जाएगा। मैं के बाद कैसे लेकर भय तक के वर्ण आता है, तो इस मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जब अनुस्वार हो जाएगा तो ये कैसे लिखा जाएगा, अलंकार लिखा जाएगा, अलंकार लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैं के बाद कैसे लेकर भय तक के वर्ण आ जाएंगे, तो मैं का अनुस्वार हो जाएगा तो लिखा गया अलंकार। और पंचम वर्ण होगा तो इसी मैं का, लेकिन अगले वर्ण का, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं, अलंकार। ठीक है, और तीसरा तरीका और है इसे लिखने का, वो कौन सा है, अलंकार। ठीक है, तो अलंकार को किस तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं जब अनुस्वार पंचम वर्ण के थ्रू, अपन इन दोनों की तरह भी लिख सकते हैं। तो अपन ने समझा अलंकार को। अब देखिए संचय को समझते हैं। ये तो था कि मैं के बाद कैसे लेकर भय तक के वर्ण आ जाए, तो मैं का अनुस्वार होगा पंचम वर्ण, तो अपन ने कै का पंचम वर्ण तो देख लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं अपन संचय। देखिए अलंकार की बात करते हैं। अलंकार, अलंकार क्या होता है, अलंकार यानी कि होता है शोभा बढ़ाने वाला। तो अलंकार कहा जाता है किसे, आभूषण को। आप आभूषण पहनोगे तो आपकी शोभा ही तो बढ़ेगी, तो अलंकार किसे कहा जाएगा, आभूषण को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो है संचय। देखिए संचय की बात करते हैं। संचय कैसे होगा, तो संचय का जब अपन हमें अनुस्वार दिखा तो ये हो जाएगा सम धन में चय, सम धन में चय। मैं के बाद कैसे लेकर भय तक का वर्ण आया, तो इस मैं का क्या हो गया, अनुस्वार हो जाए, अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार होगा तो फिर ये क्या लिखा जाएगा, संचय। और अनुस्वार ना होकर पंचम वर्ण होगा तो होगा तो मैं का ही पंचम वर्ण, लेकिन अगले वर्ण का, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एक संचय इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। संचय यानी कि होता है इकट्ठा करना। ठीक है, संचय यानी कि इकट्ठा करना। तो संचय को किस तरीके से लिख सकते हैं, एक तो अनुस्वार होगा तो अपन ऐसे लिखेंगे, या तो पंचम वर्ण होगा चय का पंचम, या तो इस तरीके से लिखेंगे संचय। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल पे चलते हैं वो चलते हैं संजीवनी। संजीवनी की बात करते हैं। देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल अपन इधर कर लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल जो है अपना वो क्या है, संजीवनी। आपको समझ में तो आ रहा है ना, ये एग्जाम्पल्स मैं आपको करा रही हूँ, मैं करा रही हूँ। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको होमवर्क में देती हूँ ताकि सेम यही चीजें, यही रूल्स सेम ऐसे की ऐसे ही होगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आए, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं किसे समझते हैं, संजीवनी। देखिए संजीवनी को अपन कैसे लिखेंगे, संजीवनी को कैसे लिखेंगे, देखो सम धन में जीवनी, सम धन में जीवनी। ठीक है, मैं के बाद कैसे लेकर भय तक का वर्ण आएगा, तो इस मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार हो जाएगा तो संजीवनी कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। अनुस्वार ना होकर पंचम वर्ण हुआ तो कैसे लिखा जाएगा, संजीवनी। ठीक है, संजीवनी, संजीवनी। ठीक है, सन न आएगा यहाँ पे, है ना, संजीवनी। ठीक है, संजीवनी क्या होता है,
संजीवनी जो आपके जो रोग है, देखो आपको पता है हनुमान जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो संजीवनी लेके आए। संजीवनी जो रामबाण होती है वो दवा होती है जो किसी को रोग को ठीक कर देती है, ठीक है, तो संजीवनी हो गया। संजीवनी के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा आता है वो आता है संताप। देखिए संताप की बात करते हैं। संताप का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा समधन में ताप हो जाएगा, समधन में ताप हो जाएगा, ठीक है। अब मैं के बाद कैसे लेकर भय तक के वर्ण आएगा तो इस मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। जब इसको अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा संताप, और पंचम वर्ण होगा तो कैसे लिखा जाएगा, संताप, ठीक है, समझ में आया। संताप यानी कि जो सेम टेम्परेचर होता है उसे ही क्या कहा जाता है, संताप कहा जाता है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए संपूर्ण को अपन ने संपूर्ण को आपने पंचम वर्ण तो कर दिया, यानी कि समधन में पूर्ण, ठीक है, तो पंचम वर्ण किया तो मैं का अनुस्वार करेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, संपूर्ण को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यही समझ लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए संपूर्ण की बात करते हैं, अपन को क्या दिख रहा है, पंचम वर्ण दिख रहा है, तो मैं अपन ने अनुनासिक व्यंजन संधि में अपन ने नियम पढ़ा कि मैं की बात कैसे लेकर भय तक का वर्ण आ जाए तो मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो समधन में पूर्ण हुआ, ठीक है, क्या हुआ, समधन में पूर्ण हुआ, तो मैं के बाद कैसे लेकर भय तक का वर्ण आएगा तो अनुस्वार हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, और पंचम वर्ण होगा तो ये बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही सेम लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल आता है वो आता है संभव। संभव का संधि विच्छेद किस तरीके से होता है, तो चलिए संभव को समझते हैं। संभव की बात करते हैं। देखिए संभव में अपन को क्या दिखा, हमें क्या दिखा संभव में, अनुस्वार दिखा, ठीक है। अनुस्वार कब आता है, जब अनुस्वार कब आता है, अनुनासिक व्यंजन संधि में, कि मैं के बाद कैसे लेकर भय तक का वर्ण आ जाए तो उस मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है या फिर पंचम वर्ण होता है। देखिए आपने संधि भी पढ़ा होगा ना, अब संधि की भी बात करते हैं। एक तो संधि इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ये तो हो गया अनुस्वार वाला रूप, और एक संधि किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये भी किस में आएगा, ये भी किस में आएगा, अनुनासिक व्यंजन संधि। समझ में आ रहा है। तो संभव की बात करते हैं, तो संभव जो होगा सम धन में भव से मिलकर बना है, सम धन में भव से मिलकर, मैं के बाद कैसे लेकर भय तक का वर्ण आ जाएगा तो इस मैं का अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार होगा तो क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। अब पंचम वर्ण होगा तो इसी मैं का लेकिन अगले वर्ण का, तो ये हो जाएगा संभव, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको कराए, किसके, अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि के 3 नियम है, ये केवल पहला नियम है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगी और कुछ इसके क्या है, अपवाद भी है, उसे भी समझेंगे। पहले आप इसे देखिए। तो देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, अनुनासिक व्यंजन संधि। तो पहला नियम क्या पढ़ा कि मैं की बात कैसे लेकर भय तक के वर्ण आ जाए तो इस मैं का अनुस्वार हो जाएगा या फिर इसका पंचम वर्ण हो जाएगा। पंचम वर्ण होगा तो इसी मैं का लेकिन अगले वर्ण का। फिर अपन ने इसके कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, ठीक है, और ये वाले जो एग्जाम्पल्स है ये सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल्स आपको करने प्रैक्टिस के रूप में। तो देखिए इस रूल को समझने के बाद इसके कुछ अपवाद भी है। अपवाद की ये कहता है कि मैं के बाद कैसे लेकर भय तक के वर्ण आ जाए तो मैं का क्या हो जाएगा, या तो अनुस्वार होगा या फिर पंचम वर्ण होगा। लेकिन यहाँ पे ना अनुस्वार हुआ ना पंचम वर्ण हुआ, कुछ और ही हुआ, तो इसी वजह से इसे क्या कहा गया, अपवाद कहा गया। इसके अपवाद की बात करते हैं। अनुनासिक व्यंजन संधि के पहले नियम का जो अपवाद की बात करते तो इसके 2 अपवाद है, ठीक है। कितने अपवाद है इसके, अनुनासिक व्यंजन संधि के पहले नियम के 2 अपवाद है। पहला अपवाद ये है, दूसरा अपवाद ये है। तो पहला अपवाद क्या कहता है कि सम उपसर्ग के बाद त्रय धातु आ जाए तो इसके बीच में क्या हो जाता है, दंत्य स का तो आगम हो जाता है, और या तो इस मैं का अनुस्वार हो जाएगा या फिर दंत्य स का आगम हो जाएगा, ठीक है। अनुस्वार तो हो रहा है लेकिन क्या दंत्य स का आगम इस रूल में था, नहीं था, ठीक है, इसमें तो पंचम वर्ण हो रहा था।
अनुस्वार हो रहा है या पंचम वर्ण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दंत्य स का आगम हो रहा है। ठीक है, दूसरा है कि दूसरा अपवाद है कि परि उपसर्ग के बाद क्रय धातु आ जाए तो परि उपसर्ग और क्रय धातु के बीच में क्या होता है, मूर्धन्य श का आगम हो जाता है। तो पहले अपन समझते हैं कि सम उपसर्ग के बाद क्रय धातु आ जाए तो उसके बीच में या तो स्मै का अनुस्वार होगा या इसके बीच में दंत्य स का आगम होगा। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए अपन ने क्या देखा, पहला अपवाद जो है वो क्या है कि सम उपसर्ग के बाद क्रय धातु आ जाए तो मैं का तो अनुस्वार हो जाएगा और उसके बीच में क्या हो जाएगा, दंत्य स का आगम हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्रय धातु। क्रय धातु से बनने वाले कितने वर्ण हैं, तो क्रय धातु से ये बनते हैं, ये कितने हैं, 6। इसको याद कर लीजिए, कृत कीर्ति कर्ता करण कार कार्य। ठीक है, तो ये जो 6 धातु है, 6 शब्द जो है, ये सारे किससे मिले बनकर बने हैं, तो क्रय धातु से मिलकर बने हैं। ठीक है, क्रय धातु से मिलकर बने हुए शब्द कौन कौन से हैं, तो कृत कीर्ति कर्ता करण कार्य कार्य। ठीक है, तो देखिए सम धन में कृत, तो सम धन में कृत, तो इस सम धन में कृत इसका अनुस्वार हो जाएगा मैं का और इसके बीच में क्या हो जाएगा, दंत्य स का आगम हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो ये देखिए इसका मैं का तो क्या हो गया, अनुस्वार हो गया और इसके बीच में क्या हो जाएगा, दंत्य स का आगम, तो ये क्या बन जाएगा, संस्कृत बन जाएगा। ऐसे ही सम धन में कृति, तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा और इसके बीच में दंत्य स का आगम हो जाएगा और कीर्ति, जब इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्या, संस्कृति। ठीक है, समझ में आ रहा, यानी कि होना क्या चाहिए था कि या तो इसमें का अनुस्वार होना चाहिए था या तो इसका पंचम वर्ण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें का तो अनुस्वार हो रहा है और क्रय धातु वाले जो शब्द है इसके बीच में मैं और क्रय धातु के बीच में किसका हो रहा है, दंत्य स का आगम हो रहा है। ठीक है, तो ये बन गया संस्कृति। तो ये अपवाद हुआ ना कि पंचम वर्ण होके ना होके ये क्या हो गया, किसके बीच में दंत्य स का आगम हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है सम धन में कर्ता, तो क्या बन जाएगा, सम धन में कर्ता क्या बन जाएगा, संस्कर्ता। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, संस्कर्ता। सम धन में करण, तो क्या बन जाएगा, सम धन में करण क्या बन जाएगा, संस्करण। ठीक है, नेक्स्ट आता है सम धन में कार, तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, तो ये हो गया मैं का अनुस्वार हो गया और मैं का और कार क्रय धातु के बीच में क्या होगा, दंत्य स का आगम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा संस्कार बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही सेम कार्य की सम धन में कार्य, मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार और मैं और क्रय धातु के बीच में क्या हो जाएगा, दंत्य स का आगम हो जाएगा। जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा संस्कार्य। ठीक है, तो ये था अपना पहला अपवाद। पहला अपवाद क्या कहता है कि सम उपसर्ग के बाद क्रय धातु आ जाए तो इस मैं का तो अनुस्वार हो जाएगा और सम उपसर्ग और क्रय धातु के बीच में दंत्य स का आगम हो जाएगा। फिर अब अपन देखेंगे क्या, अब हम नेक्स्ट अपवाद को देखेंगे जो आता है परि उपसर्ग के बाद क्रय धातु आ जाए तो परि उपसर्ग और क्रय धातु के बीच में क्या होता है, मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। तो ये हुआ दंत्य स का आगम। अब हम देखेंगे मूर्धन्य स का आगम। एक बार इसे देखिए, अब अनुनासिक व्यंजन संधि का जो पहला नियम है उसका अपवाद दूसरे की बात करते हैं। तो पहला अपवाद अपन ने देखा, ठीक है। अब अपन देखेंगे दूसरे अपवाद की। दूसरा अपवाद क्या कहता है कि परि उपसर्ग के बाद क्रय धातु आ जाए तो परि उपसर्ग और इस क्रय धातु के बीच में क्या हो जाता है, मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। और अभी बात की कि क्रय धातु से बनने वाले शब्द कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से? कृत, कीर्ति, कर्ता, करण, कार, कार्य। ठीक है, तो जब परि उपसर्ग, जब क्रय धातु के जो 6 शब्द इनसे मिलता है तो परि उपसर्ग और इस क्रय धातु के बीच में क्या होता है, इसके बीच में मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। तो परि और कृत मिलकर क्या बनेगा, परिष्कृत बनेगा। क्या बनेगा, परिष्कृत बनेगा।
सेम ऐसे ही कि परि उपसर्ग जब कृति धातु से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परिष्कृति। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, परिष्कृति हो जाएगा। ठीक है, सेम परि और कर्ता मिलकर क्या बन जाएगा, परिष्कर्ता। परिष्कर्ता, परिष्कर्ता। ठीक है, और परि और करण से मिलेगा तो परिष्करण। जब कार से मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, परिष्कार। और कार्य से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, परिष्कार्य। तो यहां तक समझ में आया। तो ये था अपना पहला नियम। अनुनासिक व्यंजन संधि के टोटल कितने नियम है, तो टोटल 3 नियम है। तो ये अपना था पहला नियम। अब अपन देखेंगे सेकंड नियम को। अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि के हमने कितने नियम बताए हैं, 3 नियम बताए हैं। तो पहला नियम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब समझेंगे हम दूसरे नियम और तीसरे नियम को समझते हैं। ठीक है, पहले नियम में कुछ ज्यादा अपवाद भी है, थोड़ा इससे हार्ड है इन दोनों से। ये वाले बिल्कुल इजी है, आप इसे ध्यान से समझिए। आपको सेकंड नियम और थर्ड नियम बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए सेकंड नियम क्या कहता है कि मैं के बाद पंचम वर्ण आ जाए, मैं के बाद क्या आ जाए, पंचम वर्ण आ जाए, तो मैं का अगले वर्ण जैसा ही रूप, अगला वर्ण कौन सा है, मैन है, तो इसका वही रूप हो जाएगा। क्या कहना चाहती हूँ, देखिए जैसे सम्मान की बात करते हैं। ठीक है, तो ये मिलकर बना है सम धन में मान, सम धन में मान से मिलकर बना है। अब मैं के बाद क्या आ जाए, पंचम वर्ण आ जाए, पंचम वर्ण क्या है, मैं है, तो इसका यही रूप हो जाएगा। यानी कि मैं का रिपीट हो जाएगा। जब इसका रिपीट होगा तो मैं का ये मैं अधूरा है। ठीक है, इसका यही रूप हो जाएगा तो मैं बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सम्मान। तो यानी कि इसका वही रूप हो जाता है। वापस सुनो, मैं के बाद पंचम वर्ण आ जाए तो मैं का अगले वर्ण, अगला वर्ण कौन सा है, मैन है, जैसा रूप हो जाता है, जैसे सम्मान में देखा। ठीक है, सेम ऐसे ही आएगा सम्मोहन में। सम्मोहन की बात करते हैं तो सम्मोहन कैसे बना है, सम धन में मोहन। ठीक है, सम धन में मोहन। अब मैं के बाद क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, तो इस मैं का क्या रूप हो जाएगा, यही रूप हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो कैसे बन जाएगा, ये सम्मोहन। ठीक है, आया समझ में, सम्मोहन। सेम ऐसे ही बना है सन्यासी। सन्यासी में क्या हुआ, सन धन में न्यासी। ठीक है, अब इस न के बाद क्या आया, ये न आया तो इसका यही रूप हो गया। जब इसको लिखा तो ये कैसा हो जाएगा, सन्यासी। ये शुद्ध लिखा जाता है सन्यासी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सन्यासी। यानी कि मैं के बाद पंचम वर्ण आ जाए, या फिर इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं के बाद मैं नहीं आ जाए तो इसका वही रूप हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये था अनुनासिक व्यंजन संधि का दूसरा नियम। अब लास्ट में जो अनुनासिक व्यंजन संधि के तीसरे नियम पे आते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, तो चलिए समझते हैं। देखिए तीसरा नियम कहता है कि मैं के बाद क्या आ जाए, य और श है। ठीक है, य जो होता है ये अंतस्थ वर्ण में आता है, और श और है जो होता है ये ऊष्म वर्ण आते हैं। ठीक है, तो मैं के बाद य श है आ जाए तो इस मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार ही हो जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल इस मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल से समझ, जैसे संयम, संयम है। ठीक है, संयम है, तो ये कैसे मिलकर बना है, समधन में यम से मिलकर बना है, समधन में यम से मिलकर बना है। अब मैं के बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इस मैं का क्या हो जाएगा, केवल अनुस्वार हो जाएगा। संयम किसे कहा जाता है, कंट्रोल को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा संयम। ये तो और भी ज्यादा आसान है। ठीक है, यानी कि वापस देखो कि मैं के बाद यरलेवे श है आ जाए। यरलेवे क्या है, अंतस्थ, और वो क्या है, ऊष्म है, तो इसका मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। वापस संयोग की बात करते हैं, संयोग की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा सम धन में योग।
ठीक है, समधन में योग, मैं के बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे संयोग। ठीक है, समरूप की बात करते हैं, समरूप की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सम धन में रूप, एक जैसा रूप। ठीक है, सम मतलब होता है समान, रूप यानी कि रूप जिसका समान रूप होगा वो समरूप होगा। ठीक है, तो मैं के बाद क्या आ रहा है, मैं के बाद रे आ रहा है, रे आ रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, संरूप हो जाएगा। आया समझ में। अब समराष्ट्र भी सेम ऐसे ही होगा, संविधान भी सेम ऐसे ही होगा। संराष्ट्र की बात करते हैं, संराष्ट्र होगा वो कैसे होगा, समधन में राष्ट्र से मिलकर बना है। अब मैं के बाद क्या आ रहा है, रे आ रहा है, तो इस मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार होगा तो फिर ये कैसे लिखा जाएगा, संराष्ट्र लिखा जाएगा। ठीक है, लास्ट जो आता है एग्जाम्पल हमारा वो आता है संविधान। ठीक है, संविधान की बात करते हैं तो संविधान सम धन में विधान, सम धन में विधान। ठीक है, तो मैं का क्या हो जाएगा, इस मैं का क्या हो जाएगा, मैं के बाद क्या आ रहा है, वे आ रहा है, इस मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार होएगा तो कैसे लिखेंगे इसको अपन, तो ये हो जाएगा संविधान। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने क्या समझा, अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि के 3 नियम हैं, उन तीनों नियम की अपन ने बात की, और जो हम सबने अनुनासिक व्यंजन संधि के तीनों नियम की बात की, और उन तीनों नियम में से जो पहला नियम था जिसके 2 अपवादे थे, क्रय धातु कौन कौन से होते हैं, 6 होते हैं जिनकी अपन ने बात की। क्रय धातु कौन कौन से होते हैं, क्रय, कीर्ति, कर्ता, करण, कार, कार्य। ठीक है, तो ये 6 क्रय धातु है। क्रय धातु के बाद अपवाद को समझा, फिर दूसरा नियम देखा, फिर तीसरा नियम देखा। तो आज की क्लास में अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया, अनुनासिक व्यंजन संधि जो इसका नियम है इसको कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास में हम नेक्स्ट रूल को समझेंगे। आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। सो थैंक यू।